नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 9 जन सुविधाएं के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इनमें पहला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं। निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कई जगह निजी कंपनियां टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं की एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। इससे हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। उत्तर में हम लिखेंगे, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। संपन्न तबके के लोग अधिक खर्च करके बोतल बंद पानी या जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति सबको पर्याप्त तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? उत्तर में हम लिखेंगे, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि लोगों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। फलस्वरूप सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बुरी तरह गिर चुका है। स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि ऐसी अवांछित भूमिगत पानी के दोहन को रोका जाए और सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाए। प्रश्न 4, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में है? उत्तर में लिखेंगे, ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में इसलिए हैं कि इन शहरों में कस्बों और गांवों की तुलना में जन सुविधाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। जन सुविधाओं के अभाव में निजी स्कूल व निजी अस्पताल गांवों या कस्बों में नहीं जा रहे। दूसरे, निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों की सेवाएं महंगी होती हैं। इन महंगी सेवाओं पर संपन्न वर्ग ही पैसा खर्च कर सकता है। गांव तथा कस्बों में शहरों की तुलना में संपन्नता का अभाव है। इन कारणों से वहां निजी स्कूल व निजी अस्पताल नहीं खुल पा रहे हैं। प्रश्न 5, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, नहीं, हमें यह नहीं लगता कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है। उदाहरण के लिए, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। यथा एक अन्ना नगर क्षेत्र, चेन्नई के अन्ना नगर जैसे उच्च वर्गीय इलाके के नालों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो वहाँ के राम गोपाल जैसे निवासी नगर जल निगम से परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर के इंतजाम हो जाता है। दूसरा उदाहरण है मेलापुर जैसे क्षेत्र। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मेलापुर में पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका के 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। लोगों की ज़रूरत निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। पानी टैंकर खरीदने के लिए प्रति माह 500 से 600 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगाए हुए हैं। तीसरा है उदाहरण मणिपाकम,
जैसे इलाके, मणिपाकम जैसे इलाकों में 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण ये लोग परिवार को भी अपने साथ में नहीं रख पा रहे हैं। पीने के पानी के लिए बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। चौथा है सैदापेट के पास झुग्गी बस्ती। 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी और भी कम मिलता है। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का न तो पर्याप्त वितरण है और न ही वितरण निष्पक्ष है। प्रश्न 6, अपने इलाके की पानी, बिजली और आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें। क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? हमारा उत्तर होगा, अपने क्षेत्र की स्थिति के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वयं विद्यार्थी तैयार करें। यानी कि विद्यार्थी खुद अपने इलाकों में जाएं और जन सुविधाओं को देखें और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट स्वयं खुद तैयार करें। प्रश्न नंबर 7, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपयुक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताइए। हमारा उत्तर होगा नहीं। हमारे इलाके के सभी लोग उपयुक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे इलाके में सभी वर्गों के लोग रहते हैं। इनमें आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग सरकारी जन सुविधाओं के साथ साथ निजी कंपनियों द्वारा प्रदत्त जन सुविधाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग केवल सरकारी जन सुविधाओं पर आश्रित हैं। सरकारी जन सुविधाओं पर अत्यधिक भार होने के कारण उनकी प्राप्ति हेतु गरीब लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें पानी, बिजली जैसी सुविधाओं भी कम मात्रा में प्राप्त होती हैं। प्रश्न 8, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। हमारा उत्तर होगा, हमारे देश में जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में सन 2011 में जनगणना हुई। अब जनगणना 2021 में होगी। जनगणना का कार्य जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य में जनगणना विभाग अन्य राज्य कर्मचारियों से, विशेषकर शिक्षकों से इस कार्य में सहायता लेता है। वह सरकार द्वारा निर्धारित बिंदुओं के आधार पर जनगणना का कार्य करता है। गणक प्रत्येक घर जाकर परिवार के मुखिया से घर के सदस्यों की संख्या, उनके नाम आदि का विवरण लेते हैं। इसके साथ ही जाति, धर्म यदि पूछी जाए, व्यवसाय, जन सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी आंकड़े लेते हैं। इस समस्त आंकड़ों का जनगणना विभाग वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण कर सामान्य निष्कर्ष निकालता है तथा उन निष्कर्षों को प्रकाशित करता है। प्रश्न 9, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षण संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, निजी शैक्षणिक संस्थानों ने समय की मांग के अनुसार अपने को ढाला है, जबकि सरकारी शिक्षा संस्थानों ने समय की मांग के अनुरूप तकनीकी ढंग से अपने आप को परिवर्तित नहीं किया है। इसके कारण उनकी तुलना में निजी शिक्षा संस्थानों का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमारी राय में इसका महत्व बढ़ने से शिक्षा महंगी हो जाएगी और गरीब और सामान्य लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का महत्व घटने तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों का महत्व घटने से भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्श को गहरा धक्का लगेगा। पहला है निजी शैक्षणिक संस्थान, फिर गरीब वर्गों के लोग उच्च शिक्षा संस्थानों से वंचित रह जाएंगे, जिससे आगे जाकर देश का उचित सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।